Good morning, my dear friends and my dear students. Today we will discuss about E1CB reaction. E1CB reaction. What do you mean by E1CB reaction? One stands for unimolecular. E stands for elimination and CB stands for conjugate. It is a special type of beta elimination. ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है और अगर आप ओवरऑल बोलो तो ये है conjugate base या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ conjugate base। तो इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या आखिर, है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो एक रिएक्शन देखिए यहाँ पर, ये कोई एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक फ्लोरीन फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि फ्लोरीन जो है पुअर लिविंग ग्रुप होता है। हेलोजन में सबसे पुअर लिविंग ग्रुप फ्लोरीन ही होता है। फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक। बीटा कार्बन से एक फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है और फिनाइल रिंग भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर होता है ना। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन जो भी है वह मोर एसिडिक इन नेचर होगा। जब मोर एसिडिक इन नेचर होगा तो अगर इसकी बात हम करें कि इसमें इथॉक्साइड आयन ले लें या एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। अगर इसी में आप देखो एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस करने का मतलब है कि अगर इसको रिएक्शन करा दो C2H5O माइनस या सोडियम इथॉक्साइड NC2H5OH, मतलब इसमें क्या है, इथेनॉल है और या अल्कोहलिक KOH मान सकते हो, अल्कोहलिक KOH है। तो इसमें होगा क्या, रिएक्शन प्रोसीड होगा और रिएक्शन प्रोसीड होकर के जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा CH2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर इसी में आप सॉल्वेंट थोड़ा सा चेंज कर दो, मतलब यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की जगह पे आप अगर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट ले लो, है ना, ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट अगर आप लेते हो तो ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट लेने पे क्या होगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम कैसे आया होगा, अगर इसमें E2 रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फ्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है E2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली डबल बॉन्ड आना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए था। अगर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट लेते हैं तो भी यही प्रोडक्ट आना चाहिए था। लेकिन होता क्या है इसमें कि अगर ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट लेते हो तो प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ऐसा क्यों हुआ होगा, ये सोचा गया। तो ये देखा गया कि E1 और E2 के साथ साथ कुछ और भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, उसी को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले इसमें मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि फ्लोरीन इज द पुअर लिविंग ग्रुप, है ना,
फिनाइल रिंग इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो होता क्या है कि ये इथॉक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन के तरफ शिफ्ट होता है, या नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन बीटा कार्बन पे होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से निकलता नहीं है, ये रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय ड्यूट्रेटेड अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, है ना। ड्यूट्रेटेड इथाइल अल्कोहल के द्वारा ये सराउंडेड है, या सॉल्वेंट तो हम लिए हैं ड्यूट्रेटेड इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर जब ये सराउंडेड है तो होता क्या है कि यहाँ पर फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज है, या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और ड्यूटेरियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ड्यूटेरियम पे अटैक करता है और फिर से यहाँ पर रीजनरेट हो जाता है इथॉक्साइड आयन। तो ये बना। अब क्या होता है कि जब ये बना तो इन दोनों में अगर ड्यूटेरियम और कार्बन का बॉन्ड देखें और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखें, तो इन दोनों बॉन्ड में अगर देखोगे तो वीक बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन कार्बन का, क्योंकि जो भी हैवियर आइसोटोप जो होते हैं वह स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर अब इथॉक्साइड आयन के लिए इजी हो गया कि प्रोटॉन पे ही अटैक करेगा, नॉट ड्यूटेरियम पे। तो ये प्रोटॉन पे अटैक करके और फिर से चार्ज का एक्यूमुलेशन कहाँ पर हो गया? बीटा कार्बन पे। अब जब बीटा कार्बन पे चार्ज का जब एक्यूमुलेशन हो गया तो अब ये जो प्रोसेस है काफी स्लो होता है, या उसी को हम आरडीएस स्टेप भी कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो ये धीरे धीरे, है ना, या स्लोली यहाँ से फ्लोरीन निकल जाता है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम लोग को यहाँ ऑब्टेन हुआ। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ। तो आप ये देख रहे हो कि चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। हम लोगों ने E1 और E2 दोनों रिएक्शन में पढ़ा है। तो E1 रिएक्शन में पढ़ा है कि वहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि E2 रिएक्शन में पढ़ा है कि वहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता वहाँ पर, सिंपली ये अटैक करता है और साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप निकल जाता है। मतलब बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और इस प्रकार का हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो जी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का अगर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का जब एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ये क्या है? दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसको आप रिएक्टेंट मानते हो, रिएक्टेंट, ठीक है, तो रिएक्टेंट का ये क्या है? कंजुगेट बेस है। तो इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और सिर्फ velocity of reaction depends upon conjugate base of reactant, not on base पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यही हमारा आरडीएस स्टेप है, स्लो स्टेप है, या कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं E1। और इस पे ये कंजुगेट बेस, है ना, कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको लगते हैं Cb। तो E1 Cb रिएक्शन, है ना, इसको कहते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट
और कंजुगेट बेस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिमॉलिकुलर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं E1CB रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें यही है E1CB रिएक्शन के का ओवरऑल। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए, है ना, कौन सा रिएक्शन या किस कंडीशन में रिएक्शन फॉलो करेगा E1CB और किस कंडीशन में रिएक्शन फॉलो करेगा E2, है ना, E2 के थ्रू थ्रू किस कंडीशन में फॉलो करेगा और E1 के थ्रू किस कंडीशन में फॉलो करेगा। तो इसको आप देख सकते हो कि जब E1 और E2 और E1CB की बात होती है तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस पे ध्यान देने होंगे। तो देखिए क्या है कंडीशंस। तो अभी अभी आपने पढ़ा है ना, या एक हेडिंग दे सकते हो कि कंडीशंस फॉर E1CB मैकेनिज्म या E1CB रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन आपने देखा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जो आपने देखा कि F क्या था, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप था, तो दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। एंड तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, आपने देखा था कि बीटा कार्बन पे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो कि बीटा कार्बन मस्ट कंटेन, है ना, सम मस्ट कंटेन सम इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बीटा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बीटा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, है ना, या कुछ वैसा ग्रुप होगा जो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम करेगा, तो भी होना चाहिए वो चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि प्रेजेंस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप। दूसरा है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि बीटा कार्बन मस्ट कंटेन सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, और जिससे इससे दो फायदा हो जाता है, क्या क्या, तो बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है एसिडिक हो जाता है, और दूसरा कि बीटा कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, बीटा कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वह स्टेबलाइज हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आप कहो तो ये तीन कंडीशन, है ना, बहुत ही नेसेसरी है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वह रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगा, अदरवाइज वो E2 के थ्रू प्रोसीड होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ रिएक्शन देखते हैं कि जैसे एक रिएक्शन या कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे क्वेश्चन है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मान लेते हैं कि यहाँ पर कीटोन है, तो कीटोन इस कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा एंड दिस इज द बीटा। ठीक है, तो बीटा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कह सकते हो आप, दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसमें हमने क्या किया, C2H5O- इथॉक्साइड एंड एक स्ट्रॉन्ग
बेस लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कि बीटा कार्बन है ना, बीटा कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप है ना, हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप है। बीटा कार्बन पे क्या है, हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप है। तो जब बीटा कार्बन पे हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप है, दिस इज द पुअर लिविंग ग्रुप, है ना, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कैसे प्रोसीड होगा बताइए आप, सोचिए थोड़ा सा और फिर बताना है इसमें कि क्या हो सकता है। बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं। यहाँ पर ये अल्फा बीटा तो है, लेकिन इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है, लिविंग ग्रुप OH है, जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, तो इसका ये ये वाला क्या हो जाएगा, जिस जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको, उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम कहेंगे बीटा। ठीक है, तो जब बीटा कहेंगे तो बीटा पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये इथॉक्साइड आयन, यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो OH है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ, ये O। अब दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये जो चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा इस प्रकार से। तो दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट, और क्योंकि यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन है ना, तो ये इवन सीवी। अब इसके बाद जो स्टेप होगा वह स्लो स्टेप होगा। स्लो मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये धीरे धीरे, है ना, OH ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है ओ। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट ऐसा होगा। समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे हैं बीटा कार्बन से। ठीक है, यहाँ पर बीटा कार्बन से ये कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है। अगर एक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप जोड़ो आप यहाँ पर, जैसे ये हो गया, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दो NO2, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप जोड़ दो, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर F ले लो आप, है ना, फ्लोरीन ले लो। तो अगर फ्लोरीन ले रहे हो तो इस कार्बन को हम अल्फा कहेंगे, इस कार्बन को बीटा कहेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रॉन्ग आप बेस ले लो। मान लिया यहाँ पर सोडामाइड ले लेते हैं, NaNH2, है ना, माइनस और प्लस। तो सोडामाइड लेते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर है।
पुअर लिविंग ग्रुप है, तो कुल मिला के क्या है, E1CV से प्रोसीड करेगा। तो प्रोसीड करेगा तो ये सबसे पहले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, और जब नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा तो CH नेगेटिव CH2F, और यहाँ पर आ गया NO2 और ये फ्लोरीन। ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। अब ये जो स्लो स्टेप है, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है तो है ना, स्लोली वो निकलता है। यहाँ पर आ गया NO2 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, कि हम लोग ने पढ़ा है थोड़ा सा बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में, है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म को हम लोगों ने पढ़ा है पहले, तो बेंजाइन मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं। बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या है कि एरीन सिस्टम है, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, और पुअर लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, एक तो हाइड्रोजन होगा ही। इसको अगर आप मिथाइल लिथियम से रिएक्शन करा दो, है ना, CH3Li मिथाइल लिथियम, जो कि ये बहुत ही अच्छा बेस है। तो मिथाइल लिथियम से जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हम अल्फा कहेंगे, उसके एडजेसेंट पोजीशन को बीटा कहेंगे। तो ये जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन कहाँ होता है, कार्बन पे, या बेंजीन रिंग का जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनता है, और ये फ्लोरीन। ये रिएक्शन क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। अब फास्ट रिएक्शन होता है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लो या RDS स्टेप है। RDS स्टेप में ये क्या होगा, फ्लोरीन धीरे धीरे बाहर, और जब फ्लोरीन धीरे धीरे बाहर हो जाएगा तो ये क्या बन गया, बेंजाइन। इसी को कहते हैं बेंजाइन। तो बेंजाइन बहुत सारे रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, या ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है ना। तो बेंजाइन सिस्टम भी इससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बहुत एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम हम लोग देखेंगे। तो ये यही है E1CV रिएक्शन। तो इसमें कुल मिला के आपको ध्यान देना है कि पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और बीटा कार्बन पे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जुड़ा हुआ, ताकि वो बीटा हाइड्रोजन को एसिडिक बनाए, और जो नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है बीटा कार्बन पे, वो स्टेबलाइज हो, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल पार्ट ऑफ E1CV रिएक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।